अच्छा, क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और कंटिन्यू करते हैं अपना एमएस वर्ड हम लोग। ठीक है। एमएस वर्ड में हम लोगों ने होम टैब पढ़ लिया था कंप्लीट। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब के जो टूल्स हैं वो आपके पेज पर यानी आपके डॉक्यूमेंट के पेज पर एक्सटर्नली कुछ रिसोर्सेज जो है वो इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो पेजेस का है। ठीक है। अब पेजेस में तीन टूल्स हैं। पहला टूल है आपके पास कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक का। ठीक है, कवर पेजेस आपको पता है क्या होता है, जो आपकी बुक्स या आपकी कॉपीज होती है उसके बाहर जो आपके पास जो एक गत्ता लगा होता है जिसके ऊपर प्रिंट होता है, वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट या आपकी कॉपी का या नोटबुक का कवर पेज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कवर पेजेस है। अगर आप मोर फ्रॉम ऑफिस पे जाओगे तो यहाँ पर ये और कुछ है, बस इसके अलावा कोई कवर पेज आपके पास नहीं है। यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम कैनवा एंड यूज इट। ठीक है, और इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, या तो फिर आप शेप से खुद से अपना कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कवर पेज लगाओगे इसे आप पूरा एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसा चाहो आप एडिट कर सकते हो इसको। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको कर देते हैं हम फिर से डिलीट। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्लैंक पेज आ जाता है। लेट सपोज देखो यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही पेज है, अगर मैं एक और पेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ब्लैंक पेज से ऐड कर सकता हूँ यूजिंग ब्लैंक पेज। इंसर्ट ब्लैंक पेज बेसिकली कहलाता है। तो दो हो गए, दोबारा दबाऊंगा तो तीन हो गए। ठीक है, उसके बाद पेज ब्रेक आ जाता है। लेट सपोज अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि उस पैराग्राफ के बाद इस दूसरे पैराग्राफ से पेज ब्रेक लग जाए। पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है कि जहां कर्सर है उसके नीचे का सारा कंटेंट अगले पेज पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक कहलाता है। अगर मैं यहाँ से पेज ब्रेक करूँ तो देखो आप बाकी का नीचे कंटेंट आ गया और ऊपर सिर्फ वही रहा जो कर्सर के ऊपर था। ये पेज ब्रेक कहलाता है। क्या कहलाता है? पेज ब्रेक। ठीक है, जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऐसे दिख रहा है? ठीक है, जो आगे बैठे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास टेबल का आपके पास यहाँ पर टूल आ जाता है। ठीक है, टेबल हम लोगों ने उसमें भी देखे थे। यहाँ पर आपको रॉज एंड कॉलम सेलेक्ट करने की एबिलिटी दे रहा है कि भाई कितने रॉज और कितने कॉलम्स आप चाहते हो बनाना। ठीक है, ऐसा आप सेलेक्ट कर सकते हो और उतना बड़ा टेबल आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज कोई ऐसा टेबल है जिसके रॉज और कॉलम्स इससे भी ज्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम कितने हैं, देखो 7 रॉज एंड 6 कॉलम्स, सॉरी 6 रॉज एंड 7 कॉलम्स है, 6 रॉज एंड 7 कॉलम्स है। अगर फॉर एग्जांपल आप इससे भी बड़ा टेबल बनाना चाह रहे हो, ज्यादा रॉज का ज्यादा कॉलम्स का, तो फिर इंसर्ट टेबल में आएंगे। किसमें आएंगे? इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में आने के बाद आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज आप अपनी मर्जी से टाइप करके क्रिएट कर सकते हो मैक्सिमम जितने चाहो। लेट सपोज मैं 10 बाय 10 का कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ओके पर प्रेस किया तो 10 बाय 10 का ग्रेड बन गया मेरे पास। ठीक है, फिर मैं इसे यहाँ से जो है वो एडिट वगैरह भी कर सकता हूँ। टेबल डिज़ाइन से मैं इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसका लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। इसकी शेडिंग में चेंज कर सकता हूँ, उसका बॉर्डर स्टाइल में चेंज कर सकता हूँ। अब इसका बॉर्डर स्टाइल जो वो सिंगल सिंगल आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसका बॉर्डर स्टाइल जो है वो इस तरह से ड्रॉ करके डबल कर दिया। ठीक है, ये पेन टूल खुल जाता है, इसका यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसकी जो है वो बॉर्डर का स्टाइल दूसरा भी आ रहा है। यहाँ से फिर अगर मैं दूसरा स्टाइल चूज करूँ और यहाँ पर लाइन खींचूँ तो मेरे पास इस तरह से ये बॉर्डर आपको शो करेगा जितना आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद इसकी थिकनेस आ जाती है बॉर्डर की, कितनी थिकनेस होगी इसके बॉर्डर की। ठीक है, इसका पेन कलर आ गया कि भाई जो बॉर्डर ये लगा रहा है उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, भी फिलहाल ब्लैक है। ठीक है, फिर बॉर्डर्स जो है वो कहाँ कहाँ से लगने चाहिए, कहाँ कहाँ से नहीं लगने चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल है। ठीक है, और आपका आज का जो असाइनमेंट है वो ये होगा कि 2026 का पूरा कैलेंडर आप इसकी मदद से बनाकर लाओगे मैनुअली, छापेंगे नहीं कोई भी। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपके पास टैब है वो कौन सा है, आपके पास इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है जिसके अंदर सबसे पहले है पिक्चर। कि अगर डॉक्यूमेंट पे कोई पिक्चर लगानी हो तो आप तीन तरीकों से लगा सकते हो। दिस डिवाइस यानी डाउनलोडेड, स्टॉक इमेजेस जो कि एमएस ऑफिस के स्टॉक में रखी होंगी, और तीसरी है ऑनलाइन पिक्चर्स जो कि मैं सर्च करके लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं दिस डिवाइस चूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स जो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद हैं मैं उन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लेट सपोज ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर दूँ तो मेरे पास ये पिक्चर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इस पिक्चर के साथ साथ एक और एक और टैब खुल जाता है, इसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट टैब। ठीक है, इसे भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर रिमूव बैकग्राउंड। अब ये काम करेगा जब कोई, जाहिर सी बात है, फेस होगा, कोई एनिमल होगा इसके ऊपर तो क्या ही रिमूव बैकग्राउंड होगा। लेकिन इसका रिमूव बैकग्राउंड जो है वो इतना कोई खास नहीं है, उतने डिटेल से बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप
टूल को यूज करो। ठीक है, करना हो तो कर लो, हो सकता है सही कर दे। उसके बाद करेक्शंस क्या है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या शार्पन सॉफ्टन की अगर आपको इस इमेज में करेक्शन करनी हो तो उसके बहुत सारे यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है या कुछ कलर टोन को चेंज करना है, कलर सेचुरेशन को आपको चेंज करना है, कलर्स को थोड़ा कंट्रास्ट के अंदर लेके आना है, थोड़ा डल करना है, तो उसके भी आपको यहाँ पर वेरिएशंस मिल जाती हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है। ठीक है, ये भी इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो तो देखो ये इसने पिक्चर को इस तरह से कर दिया। ठीक है, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है कि इमेज अगर आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो तो आप पिक्चर ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट प्रीसेट हैं, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी इमेज दिखने में। ठीक है, और बाकी पिक्चर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस भी हैं, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये पूरा पिक्चर फॉर्मेट टैब खुल गया है, जिसके अंदर आप सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो, जो यहाँ कर रहे हो वो यहीं पर चीज है। ठीक है, वही टूल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपके पास पिक्चर स्टाइल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पिक्चर स्टाइल, जिसमें बॉर्डर है, रिफ्लेक्शन है। इसके अंदर कुछ मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि एक ये है, ट्रांसपेरेंसी में फुल कर देता हूँ। एक ये, जैसे ये थोड़ा सा 3D और स्क्यू टाइप का लुक दे देता है पिक्चर को, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह की इमेजेस आप यूज कर सकते हो, अच्छी लगती हैं। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट में वापस जाते हैं। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर आ जाता है कि पिक्चर पे अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो, मैंने रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया तो नीचे से देखो रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, बॉर्डर की थिकनेस वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये रहा। ठीक है, और यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, नो आउटलाइन कलर भी लग सकते हो, और आप बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। डैशेस करने, डैशेस कर दो, तो इस तरह से आपके पास डैशेस हो जाएंगे। फिर पिक्चर इफेक्ट्स है। ठीक है, पिक्चर इफेक्ट्स में कुछ इस तरह के प्रीसेट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर बेवल्स वगैरह ऐड करना चाहते हो, बेसिकली ये जो आपके सिस्टम है इसके पीछे जो इस तरह का 3D लुक इसको देती है, इन्हें बेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवल्स। ठीक है, तो ये बेवल्स वगैरह, ये बेवल आपको नीचे भी पूरी मिल जाएंगे। ठीक है, इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको अगर ग्लो लगाना है तो आपको ग्लो के प्रीसेट्स मिल गए, अगर पिक्चर पे ग्लो लगाना है। ठीक है, अगर आपको एजेस पे ग्लो लगाना है तो, सॉरी, सॉफ्ट करने एजेस, लेट सपोज अगर मैं ये करूँ तो इसके एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये ना इस आर्टिस्टिक की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अगर मैं सिंपल इमेज करूंगा तो मुझे नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे पिक्चर इफेक्ट्स हैं। 3D रोटेशंस हैं, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो देखो इस तरह से 3D रोटेट हो जाएगी ये। ठीक है, इसकी बेवल्स वगैरह थोड़ी थिक कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें एडजस्ट कर सकता हूँ पिक्चर टैब से। उसके बाद पोजीशन आ जाती है कि पेज पर कहाँ पर रखना है भाई, वो तो मैं माउस से भी एडजस्ट कर सकता हूँ पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, ये चीज है काम की, रैप। ठीक है, अब लेट सपोज इसे डिलीट करते हैं। मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट जनरेट कर लिया मैंने। अब टेक्स्ट के बीच में मुझे लगानी है इमेज। क्या लगानी है? इमेज। अब बहुत सारे तरीके हो सकता है मैं चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पर इमेज आए, और टेक्स्ट जो है वो, ये जो पीछे टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, हो सकता है मैं चाह रहा हूँ इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाए, इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो ये रैपिंग ऑप्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैपिंग ऑप्शंस। और रैपिंग ऑप्शंस आप इमेज पर भी कर सकते हो, आप वीडियो पर भी कर सकते हो, आप शेप्स पर भी कर सकते हो। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस पर रैप लगा सकते हो, ताकि आप टेक्स्ट के साथ मर्ज करके उस रिसोर्स को लगा सको। ठीक है, अभी अगर मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखाऊं तो पिक्चर का बिहेवियर कैसा होता है ये देखो। अगर मैं यहाँ बीच में इंसर्ट करूं, दिस डिवाइस पे जाऊं, ये चलो स्टॉक से उठा लें इस दफा। दूसरा ऑप्शन भी तो चूज करते हैं ना। स्टॉक इमेजेस में जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी इमेजेस और कैसी कैसी इमेजेस देता है। ठीक है, इतनी खास इमेजेस नहीं है, लेकिन चलो इंसर्ट कर लेते हैं वाली इमेज। तो ये इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा और यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, कर दिया इसने। ठीक है, अच्छा, रैप आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और ये पिक्चर के साइड में भी मिल जाता है यही। ये रैप ऑप्शंस कहलाते हैं, लेआउट ऑप्शंस। ठीक है, अब ये 6 होते हैं। अब इनमें देखो, अगर मैं यहाँ से इस इमेज को मूव करने की कोशिश करूं तो ये इमेज जो है मूव हो रही है, लेकिन मैं इसको छोटा करूं तो यहाँ देखो साइड में टेक्स्ट नहीं आ रहा है, यानी कि अबव द इमेज और अब बिलो द इमेज आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, सही से रैप नहीं हो रही इमेज। जैसा मैं चाह रहा हूँ कि बराबर में आ जाए इमेज, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, टेक्स्ट के पीछे चली जाए, तो मैं ऐसे टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन चेंज करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि फ्रीली मूव कर सकूं तो ये स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर करूंगा तो मैंने जो पहला वाला ऑप्शन बताया था वो हो जाएगा, कि जितना इमेज का हिस्सा होगा इमेज उतना ही स्पेस लेगी। ठीक है, अबव और बिलो के अलावा जो स्पेस होगा वो बाकी टेक्स्ट को दे देगी। किसको दे देगी? टेक्स्ट को। तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो होगा जैसे बुक्स में होता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा है बुक्स वगैरह में होता है। दूसरा रैपिंग ऑप्शन कौन सा है भाई? टाइट। ठीक है, ये स्क्वायर की तरह है, लेकिन स्क्वायर में पिक्चर और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ये टाइट हो जाता है। टेक्स्ट और ज्यादा क्लोज आ जाएगा इमेज के, इसे कहते हैं टाइट। ठीक है, हल्का सा बिल्कुल फर्क नजर आता है, इतना बड़ा कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास थ्रू।
ठीक है। थ्रू के अंदर क्या होता है, थ्रू के अंदर आप देखो इस तरह बीच से भी गुजार सकते हो, इस तरह बीच में रख दिया, जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी डॉक्यूमेंट्स या कुछ आर्टिकल्स होते हैं इसमें इस तरह थ्रू में भी लगी होती है। तो थ्रू में ये है कि साइड में नहीं, आप जो है वो बीच में भी इमेज रख सकते हो, और आपका टेक्स्ट लेफ्ट राइट पर और टॉप बॉटम पर आता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला रैपिंग ऑप्शन है आपके पास, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम यानी कि सिर्फ कहाँ जगह देगा टेक्स्ट को, टॉप और बॉटम से देगा, लेफ्ट राइट से नहीं देगा। फिर आपके पास पांचवा जो है वो बिहाइंड द टेक्स्ट। ये देखो आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है, नजर आ रहा है। ठीक है, से आपको अगर पीछे इमेज लगानी हो टेक्स्ट के तो आप ये वाला रैप चूज कर सकते हो। और उसके बाद है अबव द इमेज, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी है, अब टेक्स्ट इसके पीछे चला गया। तो ये रैपिंग ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे इमेज एडजस्ट नहीं हो रही होती। बात समझ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद रैप हो चुका है, रैप के बाद शेप्स हैं। ठीक है, शेप्स में बहुत सारी शेप्स आपको ये बना कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू ड्राइंग कैनवस पे जाओगे तो आप अपनी शेप भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर वो टूल किधर चला गया, अगर मैं अपनी शेप क्रिएट करूं यहाँ पर तो मैं मल्टीपल शेप्स को क्रिएट कर सकता हूँ इसी कैनवस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बिल्ली बना लें, कुछ भी बना लें हम। ठीक है। तो एक कैनवस दे दिया उसने ड्रॉ करने को, उसमें मल्टीपल शेप्स की मदद से आप एक नई शेप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहो, वैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर और भी शेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर लूँ और यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का आएगा। अब देखो इसके साथ भी रैप आ रहा है कि टेक्स्ट के साथ अगर शेप को मर्ज करके लिखना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब शेप फॉर्मेट टैब खुल गया। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स खुल जाते हैं, जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं शेप स्टाइल्स आ गए डिफरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वाले, थोड़े से सॉफ्ट एजेस वाले। ठीक है, आप चूज कर सकते हो। फिर शेप फिल आ गया, यानी शेप का कलर मैंने रेड कर दिया तो रेड हो जाएगा। फिर शेप की आउटलाइन आ गई, मैंने येलो कर दी तो आउटलाइन येलो हो गई। वेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से, 6 पॉइंट कर दिया मैंने इसका वेट। ठीक है, तो थोड़ा सा बॉर्डर का भी जो वेट है वो बढ़ चुका है आउटलाइन का। फिर वही इफेक्ट्स जो इमेजेस में थे, बेवल्स और रोटेशन और 3D इफेक्ट्स जो थे, ग्लो वगैरह, सॉफ्ट एजेस, वो सारे आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, इस दफ़ा ग्लो लगा देते हैं इस पर। देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर है। ठीक है, फिर आपके पास आर्टिस्टिक स्टाइल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन टेक्स्ट और फिर ऑल टेक्स्ट पोजीशन है और फिर रैप है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट इमेजेस वगैरह है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर मैं एक इमेज बनाऊं या मैं शेप ले लूं, या चलो मैं एक शेप ले लेता हूं और मैं एक इमेज ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरे पास इमेज आ गई। अभी अगर आप देखो तो इमेज सर्कल शेप के पीछे है। अब अगर मैं इनकी लेयरिंग डिफरेंट करना चाहूं, मैं चाह रहा हूं सर्कल पीछे चला जाए और इमेज क्या हो, आगे आ जाए। तो उसके लिए आपको पिक्चर फॉर्मेट या शेप फॉर्मेट के अंदर आपको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये रहा, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड में। तो मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो आपके पास ये बैकवर्ड जा नहीं रही है। अच्छा, इसके फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये इनलाइन विद टेक्स्ट में ना जो इमेज है वो स्टैटिक होती है, इस वजह से आपके पास लेयर काम नहीं कर रही थी, तो इसका रैप आपको इमेज का क्या करना पड़ेगा, चेंज। अब इसको करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं, इसको करते हैं सेंड बैकवर्ड, तो देखो पीछे चली गई। और ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो आगे आ जाएगी। तो इन टूल से आप लेयर्स चेंज कर सकते हो, किसी भी शेप या रिसोर्स को आगे पीछे कर सकते हो लेयर में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। उसके बाद क्या है भाई, आइकन्स है। ठीक है, अगर आपको आइकन्स वगैरह यूज करने हैं, आपको किसी सोशल मीडिया का आइकन लगाना है, आपको एप्पल का या ये सारे आइकन को, फिटनेस आइकन लगाना है, कोई चार्ट आइकन लगाना है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि कोई ऐसा आइकन हो जो आपको यहाँ मिल ना रहा हो, ठीक है, तो ये ऑल दो इमेजेस ही होती हैं एक तरह की। ठीक है, वेक्टर इमेजेस। तो उसके लिए एक वेबसाइट है आइकन्स 8, क्या नाम है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको दुनिया के सारे आइकन फ्री मिल जाएंगे और हर तरह के मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कार सर्च करूं तो कार के आपको इतनी फॉर्म्स ऑफ आइकन्स मिल जाएंगे कि आप बोलोगे भाई बस मजा आ गया। ठीक है, तो देखो सिंपल भी मिल गया मुझे, थोड़े से कलरफुल भी मिल गए, थोड़े साइज में बड़े हैं, थोड़े से इलस्ट्रेशन टाइप के हैं, कुछ वेक्टर टाइप के हैं, कुछ 3D भी हैं। ठीक है, तो ये सारे आइकन मैं डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन्हें मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप चूज करना चाहो। अच्छा, इसमें भी ना कुछ प्रीमियम है जिसमें ये डायमंड बना हुआ आ रहा है, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो हम पे नहीं करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे ये वाला आइकन। तो इंस्टॉल करेगा और इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद वही ग्राफिक्स फॉर्मेट आ गया, जैसे पिक्चर फॉर्मेट था। अगर आप ग्राफिक चेंज करना चाहो तो आप ग्राफिक चेंज भी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कन्वर्ट टू शेप करना चाहो तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया अभी ये, कंट्रोल जेड करते हैं वापस से ग्राफिक्स में कर देते हैं।
ग्राफिक स्टाइल्स आ गए, फिर अगर आप ग्राफिक स्टाइल्स बदलना चाहो, देखो तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास ग्राफिक फिल आ गया, रेड कलर कर देते हैं इसका। ग्राफिक आउटलाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक्स इफेक्ट हो गए। लेट्स सपोज प्रीसेट के अंदर मैं इसको कुछ इस तरह की रोटेशन दे देता हूँ, तो थोड़ी 3D लुक भी दे सकता हूँ मैं आइकन को अपने। ठीक है, और फिर पोजीशन और रैप वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम है हर चीज में। फिर 3D मॉडल्स आ जाते हैं जो कि अगेन इतने ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जो 3D मॉडल्स हैं वो थोड़े से इलॉजिकल टाइप के हैं, जिसमें आपके पास डायनासोर्स, एनिमल्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, इंडस्ट्रियल के हैं, ये भी देखे होंगे आप लोगों ने। देखे, कभी यूज किए हैं? नहीं किए? ठीक है, देखो अगर लेट सपोज मैं ये ब्रिज ले लेता हूँ, डेवलपर सिटी प्लान। तो इसे खोलोगे तो इसके अंदर और मजीद मॉडल्स मिल जाएंगे, यानी डेवलपर सिटी प्लान के अंदर जो जो 3D मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे ट्री, ग्रास, प्लेन, रेडार हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, शिप हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट सपोज एक गाड़ी इंसर्ट कर लेता हूँ। ये ले लेते हैं। ये मैंने इंसर्ट किया, ये डाउनलोड करेगा 3D मॉडल को और इंसर्ट कर देगा। तो एक्चुअल में एक 3D मॉडल होता है जिसे आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो बीच वाला आइकन है ना, इससे आप इसे रोटेट कर सकते हो, या फिर ये 3D मॉडल के टैब से आप इसकी डिफरेंट पोजीशंस पे करके इसे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इससे करूंगा, ये देखो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक 3D मॉडल है जो कि आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के 3D मॉडल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे फॉन्ट फैमिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह 3D मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में और उन्हें इंसर्ट भी कर सकते हो। क्लियर है चीज? और इसकी भी आप रैपिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट के साथ, ये भी रैप अलाउ करता है टेक्स्ट के साथ, यानी टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आपके पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपके पास हायरार्किकल चार्ट्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? हायरार्किकल, जिसमें हायरार्कीज हो, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, इस तरह से जैसे हम चार्ट बनाते हैं, लिस्ट का चार्ट हो गया, प्रोसेस का चार्ट हो गया, साइकिल का चार्ट हो गया। जैसे देखा ना, जैसे लेट सपोज मैं साइकिल में जाऊं और ये वाला चार्ट में इंसर्ट करूं, तो हम लोगों ने इस तरह का चार्ट देखा है 3R में, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। यही था ना? रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिसाइकल, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं रीयूज, और यहाँ लिख दूंगा रिड्यूस। अब मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, ऐसा ही है। तो इन पर क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, और डिलीट दिख रहा है यहाँ पर? डिलीट नहीं दिख रहा? डिलीट नहीं दिख रहा है, हम जो है वो कीबोर्ड से डिलीट दबा देंगे। ठीक है, या कंट्रोल एक्स कर देंगे, या कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे। ठीक है, अगेन इसको भी सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे, अगर राइट क्लिक करने पर नहीं आ रहा तो देखो खुद ब खुद इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये इसलिए वजह से स्मार्ट आर्ट कहलाता है, कि अगर आप शेप्स बढ़ाते जाओ या शेप्स कम करो तो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट भी करता है, और हायरार्किकल फॉर्म में एक चार्ट भी दिखा सकता है। अगर लेट सपोज ऐड करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपके पास आएगा ऐड शेप। क्या आएगा? अब आपको इससे पहले करना है या बाद में? तो दो ऑप्शन है, आफ्टर या, मैंने बोला आफ्टर कर दो, तो देखो ऐड हो गया। हो गया ऐड। ठीक है, तो अब मैं ऐड भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। फिर अगेन स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब खुल जाता है, जिसके अंदर अगर आप इसकी शेप को बदलना चाहो, मतलब है तो साइकिल ही ना, ये सारी भी साइकिल्स तो हैं। ठीक है, तो इनकी अगर आप लेआउट डिजाइन चेंज करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद चेंज कलर्स आ गए, क्या कलर, अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको 3D लुक दे दूं तो देखो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है गलती से। ठीक है, तो इस तरह का लुक इसने दे दिया, ये स्मार्ट आर्ट कहलाता है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे स्मार्ट आर्ट्स होते हैं। लिस्ट है आपके पास, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप डिफरेंट स्मार्ट आर्ट अपने यूज केस के हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं चार्ट्स। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आप एक सीक्वेंस या एक हायरार्की दिखाते हो। चार्ट्स में आप एक्चुअल एक न्यूमेरिक डेटा का क्या कहेंगे, बार दिखाते हो, कि भाई कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है या कौन सी वैल्यू लोएस्ट है। चार्ट्स बेसिकली एक न्यूमेरिकल डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, मैप चार्ट है, स्टॉक चार्ट है। तो मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर ओके करूंगा तो आपके पास कुछ इस तरह का खुल जाएगा, और एक एक्सेल की विंडो साथ में खुल जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा शो हो रहा है वो है।
ठीक है। अब यहाँ देखो गौर से, सीरीज वन, सीरीज टू एंड सीरीज थ्री। अगर आप यहाँ देखो सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, यानी सीरीज वन डिनोट करती है ब्लू वाले बार को, सीरीज टू ये सी ग्रीन वाले को, और सीरीज थ्री ग्रीन वाले को। ठीक है। और कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री एंड कैटेगरी फोर, ये तीन जो आपके पास सीरीज, मतलब आपके पास तीन सीरीज का एक पेयर कैटेगरी वन, फिर तीन सीरीज का एक पेयर कैटेगरी टू, और तीन सीरीज का एक पेयर कैटेगरी थ्री। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि सीरीज को मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट्स के मार्क्स। क्या कर देता हूँ? तो सीरीज वन की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? इंग्लिश। नीचे देखो इंग्लिश हो गया, जहाँ सीरीज वन लिखा हुआ था वहां क्या आ गया? इंग्लिश आ गया। अब यहाँ पर आ गया उर्दू, यहाँ पर आ गया लेट सपोज इस्लामियात। ठीक है। अच्छा मैं बढ़ा भी सकता हूँ, अगर मैं सीरीज बढ़ाना चाहूँ यानी बार्स बढ़ाना चाहूँ, मैं तीन की जगह कितने करना चाहूँ? चार, या मैं दो करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक और कर देता हूँ कंप्यूटर का। ठीक है। और यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए मैं फेक नंबर्स डाल देता हूँ। तो देखो इसने बार्स बना दिए मेरे लिए, बना दिए बार्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी वन की जगह स्टूडेंट के नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? स्टूडेंट के नाम। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया अब्दुल्ला। और कोई नाम बताओ अपना? हसनैन, और हसन, और नबील। ठीक है। उसके बाद मैंने अब्दुल्ला को लेट सपोज मार्क्स दे दिए रैंडम। ओह सॉरी। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर अब्दुल्ला, जहाँ जहाँ कैटेगरी आ रहा था वहाँ क्या आ गया? स्टूडेंट्स के नाम आ गए। और आपके पास जहाँ सीरीज आ रही थी वहाँ सब्जेक्ट्स के मार्क्स नाम आ गए। और आपके पास सब्जेक्ट के मार्क्स जिस हिसाब से हैं, तो ये मैक्सिमम 100 तक जा रहा है। और फिर बाहर उसी हिसाब से एडजस्ट हो गए। तो आप इस पे किसी भी तरह की शीट एडजस्ट करके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो अपने चार्ट की। और ये एक्सेल में और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके न्यूमेरिकल डेटा की जो ऊपर दी गई है। तो इस विंडो को अब हम कर देंगे क्लोज, क्योंकि हमारा चार्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद चार्ट डिजाइन टैब खुल जाता है, जिसके अंदर अगेन चेंज कलर्स कर सकते हैं हम, जो वो स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह का स्टाइल कर दूं तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें दिखा रहा है। ठीक है। या मैं इसे डार्क मोड पे भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें हैं। एक तो इसे आप रैप कर सकते हो टेक्स्ट के साथ, यानी टेक्स्ट के साथ मर्ज करके कर सकते हो, बिहाइंड द टेक्स्ट, अबव द टेक्स्ट, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद चार्ट एलिमेंट्स हैं। क्या है? सबसे पहले एक्सेस, अगर मैं इसे डिसेबल करूं, गौर से देखना क्या चीज हटती है। जो एक्सेस आ रहा था, एक्स वाई एक्सेस के जो नंबर्स आ रहे थे वो क्या हुए? हट गए, जो कि मुझे चाहिए। ऐसा ही। ठीक है। उसके बाद एक्सेस टाइटल आ गया। अब एक्सेस टाइटल का क्या मतलब है कि ये एक्सेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसका टाइटल, जो कि डिसेबल था मैंने ऑन कर दिया। अब एक्सेस टाइटल के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये जो एक्सेस है ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर देखो क्या आ चुका है, लिखा हुआ मार्क्स लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है। उसके बाद चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल लगाया हो, देखो ऊपर था चार्ट टाइटल, नजर आ रहा है? ठीक है। इसे मैंने चार्ट टाइटल को कर दिया लेट्स सपोज मार्कशीट। तो मेरा प्रॉपर एक चार्ट बनता जा रहा है। ठीक है। फिर एलिमेंट्स में आते हैं, फिर आपके पास डेटा लेबल्स आ जाते हैं, ये हटाए। डेटा लेबल्स मतलब हर बार की क्या वैल्यू है, ये डेटा लेबल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये उसके ऊपर शो हो रही है। तो इससे भी आसानी रहेगी कि भाई कितनी है, क्योंकि इधर से जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल है। फिर डेटा टेबल आ जाता है, यानी कि जो टेबल आपने बनाया वो इसी के अगर नीचे आपको शो कराना है तो आप पूरा का पूरा टेबल इसी के नीचे भी इंसर्ट कर सकते हो, अगर डेटा टेबल को आप चेक कर देते हो। एरर बार्स के अगर कोई एरर वगैरह है तो आपके पास एरर बार शो करा देगा। लेजेंड आ जाता है आपके पास। लेजेंड क्या चीज़ है आपके पास? ये जो आपको सीरीज नजर आ रही है कि किस किस चीज़ के मार्क्स है। और उसके बाद ट्रेंड लाइन आ जाती है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड नीचे जा रहा है, ये लाइन आ रही है। ठीक है। बेसिकली ये बार चार्ट पे सही नहीं दिखेगी, ये या तो कैंडल चार्ट पर या फिर लाइन चार्ट पर सही से दिखेगी, ट्रेंड लाइन जो ऊपर नीचे जाती है ना, कि वैल्यू हाईएस्ट जा रही है अब लो आ रही है। ठीक है। वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। तो ये चार्ट एलिमेंट्स है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद यहाँ फिल्टर भी है। ठीक है। अगर मैं ये फिल्टर खोलूं तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला की वैल्यू देखना चाहूँ तो सेलेक्ट ऑल से चेक हटाऊंगा। क्या करूंगा? और अब्दुल्ला की वैल्यू पे चेक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, तो अब सिर्फ देखो अब्दुल्ला का चार्ट दिखाएगा। डेटा कहीं नहीं गया, सिर्फ फिल्टर हो गया। क्या हो चुका है? तो चार्ट को आप इस तरह से फिल्टर भी
कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? हटा दूं चार्ट? हटा दूं? ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट बेसिकली स्क्रीन क्लिपिंग के, अगर आप वर्ड के अंदर रहते हुए ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो किसी विंडो का तो आप ले सकते हो। अच्छा, जितनी भी विंडोज खुली हुई होंगी ना, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर भी खोल दूं, ठीक है, अब मैं वर्ड में जाऊं, तो पीछे देखो बैकग्राउंड में जितनी विंडोज खुली हुई है वो सब दिखा रहा है आपको, कि फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है, साथ में आपने ब्राउजर भी खोला हुआ है। तो वो कह रहा है कि क्या इसका स्क्रीनशॉट मैं ले आऊं आपके लिए? तो देखो मैं फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा, फाइल एक्सप्लोरर का स्क्रीनशॉट लेकर खुद ही दे दिया। तो स्क्रीनशॉट वैसे हम खुद भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और खुद भी। तो ये एक इमेज है तो इमेज का फॉर्मेट टैब खुल गया, पिक्चर फॉर्मेट स्टाइल्स वगैरह मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है चीज? ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती हैं ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस के अंदर ये कुछ ही क्या नाम है, प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, जैसे यूट्यूब को, स्लाइड शेयर को, वीमियो को और टेड को। इसके अलावा आप कोई और ऑनलाइन वीडियो इसको नहीं दे सकते। ठीक है, उसका लिंक नहीं दे सकते, फिर वो आपको या तो डाउनलोड करके कुछ ना कुछ करके आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ लिंक, चलते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अपनी वीडियो का दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो खोल लेता हूँ, जैसे कि लेट सपोज मैं ये वाली वीडियो खोल लेता हूँ। ठीक है, और ये वाली वीडियो खोलने के बाद मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से यूआरएल क्या करूँगा, कॉपी, और कॉपी करने के बाद किसे दे दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ऊपर। ठीक है, दो दफ़ा पेस्ट हो गया, सॉरी। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दूंगा, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास पूरा आई फ्रेम बन के आ जाएगा वीडियो के साथ, और यहीं से मैं वीडियो को प्ले भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में वीडियो भी लगा सकते हो। ठीक है, और अगेन पिक्चर फॉर्मेट टैब आ गया अगर आप इसको डिजाइनिंग देना चाहो तो। ठीक है। उसके बाद आता है लिंक्स। लिंक्स का आपके पास ग्रुप आ जाता है, जिसमें सबसे पहले लिंक। लिंक मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कि नॉर्मल टेक्स्ट ना, उस पर क्लिक करें तो कोई यूआरएल ओपन हो जाए, उसे लिंक कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूँ तो ये मुझसे इस तरह का विंडो खोल के दे देता है। अब यहाँ गौर से सुनना, लिंक आप दो चीजों का दे सकते हो, एक ऑनलाइन लिंक दे सकते हो। क्या दे सकते हो? ऑनलाइन लिंक, या फिर आपकी ही सिस्टम में पड़ी किसी फाइल का लिंक भी दे सकते हो, कि उस पर क्लिक हो तो वो फाइल खुल जाए। बात समझ आती है? बात समझ आती है? ठीक है। अब ऑनलाइन लिंक कैसे देना है, सबसे पहले ऑनलाइन से सीखते हैं, ये सब छोड़ दो बीच का। ऊपर देखो टेक्स्ट टू डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा जो मेरे डॉक्यूमेंट में शो होगा। तो मेरे डॉक्यूमेंट में लेट सपोज मैं गूगल खुलवाना चाह रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट लिख दूंगा गूगल। लेट सपोज कुछ भी ऑनलाइन लिंक हो, यूट्यूब वीडियो, या चलो यूट्यूब वीडियो दे देते हैं। ठीक है, मैंने बोला एसक्यूएल व्यूज की यूट्यूब वीडियो दे रहा हूँ। ये वो टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट में शो होगा, जिसके क्लिक करने पर लिंक खुलेगा। जिसके क्लिक करने पर लिंक खुलेगा। ठीक है। और उसके बाद नीचे एड्रेस है। नीचे क्या है? दो बार देखो बस, ऊपर एक टेक्स्ट टू डिस्प्ले और नीचे एड्रेस में लिंक देना है, जो इस एसक्यूएल व्यू के टेक्स्ट के क्लिक होने पर खुलेगा। ठीक है। तो वो लिंक मैंने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर दिया अपनी यूट्यूब वीडियो का। ठीक है। और ओके पर प्रेस कर दिया, देखो एसक्यूएल व्यूज जो डिस्प्ले टेक्स्ट दिया था वो आ गया। अब देखो इस पर मैं माउस रख रहा हूँ, क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू, मतलब वो कह रहा है कंट्रोल दबाओ और साथ में क्या करो, उस पर क्लिक करो। एंटर करते हैं, खुल गई यूट्यूब वीडियो। इसी तरह मैं कोई भी ऑनलाइन लिंक इसे दे सकता हूँ। बात समझ आती है? हाँ हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ, फोल्डर नहीं फाइल खोल सकते हो, फोल्डर नहीं खोल सकते। ठीक है। आओ चेक करते हैं। अच्छा, फिर दोबारा से लिंक दबाते हैं सर। दोबारा से लिंक दबा दिया, टेक्स्ट टू डिस्प्ले में दे दिया सेकंड फाइल। क्या दे दिया? कुछ भी नाम रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब एड्रेस में यहाँ पर आप इसे जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो करंट फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से ब्राउज करना चाहो, यानी कि एक फोल्डर बाहर करना चाहो, या फिर एक और शॉर्टकट है, लुक इनटू डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इसका ड्रॉप डाउन खोलोगे तो यहाँ देखो पूरा दिखा दिया आपको। डाउनलोड्स में जाना है आपको, जो पिक्चर्स में जाना है या लोकल डिस्क सी में जाना है, तो ये सारा आपको दिखा रहा है। मैंने बोला डाउनलोड्स में जाओ, कहाँ जाओ? तो डाउनलोड्स के अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हैं सारी नजर आ रही है। ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी खोल लो, लेट सपोज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉट डॉक एक्स है, ये फाइल मैंने बोला ये खोल देना, और आपके पास टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या रखा है। ठीक है, सेकंड फाइल नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। ठीक है, डिटेल्स अबाउट एआई।
है ना, ये टेक्स्ट शो होगा और इसके क्लिक पर क्या खुलेगी, ये वाली फाइल खुलेगी, है ना। और ओके पर प्रेस करेंगे, देखो डिटेल्स अबाउट एआई लिखा हुआ आ गया, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो आपके पास देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाइल खुल गई। तो आप ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हो और एग्जिस्टिंग फाइल, क्लिक नहीं होगा। हाँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस क्लिक ही करना पड़ता है इसके ऊपर, अदरवाइज क्लिक नहीं होगा। ठीक है, आप इस पे कितना भी कुछ करते रहो, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा जब तक आप कंट्रोल नहीं दबाओगे। डन है? ठीक है, तो ये लिंक कहलाते हैं। इतनी बात सबको समझ आती है? अच्छा, क्लास कंटिन्यू करते हैं अब। अच्छा, अब अगला जो हमारा काम है वो है बुक मार्क। किसी को पता बुक मार्क क्या होता है? माशाल्लाह सब मुसलमान है, सब मुसलमान है ना। कुरान पाक सबने उठाया होगा कभी ना कभी, है ना, कुछ होंगे सालों साल से नहीं उठाया होगा। कुरान पाक में एक डोरी होती है, कोई आप भी बुक्स ले लो तो उसमें एक डोरी होती है, वो डोरी क्यों होती है? निशानी। तो सेम अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप किसी हेडिंग पर, किसी टेक्स्ट पर या किसी फिगर पर, किसी शेप पर, किसी इलस्ट्रेशन पर निशानी लगाना चाहते हो। अब वो निशानी क्यों लगाते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको किसी पर्टिकुलर हेडिंग पर डायरेक्टली जाना है या आपको किसी पर्टिकुलर पिक्चर पर डायरेक्टली जाना है, तो आप उस पिक्चर, हेडिंग या टेक्स्ट या पैराग्राफ के ऊपर निशानी लगा सकते हो, जिससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करके उस तक पहुंचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निशानी पर जंप कर सकते हो। ये कहलाती है निशानी। ठीक है, तो निशानी के लिए हम एग्जाम्पल लगा लेते हैं, हम एक हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग वन लेट सपोज बोल दिया, या मैं चलो इसको कह देता हूँ इंग्लिश। क्या कहते हैं मैंने इसे? इंग्लिश, और एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर दिया। अब इस इंग्लिश को प्रॉपर मैं एक हेडिंग बनाऊंगा यूजिंग द स्टाइल ऑफ हेडिंग। ठीक है, इसको मैंने हेडिंग बना दिया, ओ सॉरी, सेलेक्ट तो किया ही नहीं। ठीक है, फिर जाएंगे स्टाइल्स में और हेडिंग बना दिया, तो इससे इसका कोलैप्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो, इस स्टाइल को यूज करने का एक और फायदा है। ठीक है, हमेशा हेडिंग इससे बनाओ। ठीक है, हमेशा हेडिंग इससे बनाओ और हेडिंग बनाने के बाद इसे जिस तरह रीस्टाइल करना है वैसे कर लो, लेकिन हेडिंग का प्रीसेट लगाओ। अब इससे फायदा दिखाता हूँ क्या होता है, खुद को मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा। इसी को दोबारा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और दूसरी हेडिंग का नाम मैंने कर दिया लेट्स सपोज मैथ्स। क्या कर दिया? मैथ्स लेट्स सपोज। ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर से कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने कर दिया लेट्स सपोज उर्दू। ठीक है, अब तीन हेडिंग्स हैं। अब लेट्स सपोज मान लो उर्दू जो है वो 95th पेज पर है, तो उर्दू ढूंढने के लिए 95 पेज स्क्रॉल करने पड़ेंगे, एक एक पेज देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 95 पर एक बुक मार्क लगा दूंगा, उर्दू पर, इस्लामियत पर और इंग्लिश पर। अब बुक मार्क लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बुक मार्क लगाने के लिए आपको हेडिंग को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाकर बुक मार्क में जाना है। कहाँ जाना है? बुक मार्क में। और बुक मार्क में याद रहे, सेलेक्ट करना है, जिस पर निशानी लगानी है उसे सेलेक्ट करना है पहले, फिर उसके बाद अपने बुक मार्क यानी निशानी का नाम रख लेना है। क्या रख लेना है? निशानी का नाम। मैंने बोला उर्दू चैप्टर, क्या रख दिया निशानी का नाम? उर्दू चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये, आपको देखो ऐड का बटन नहीं दे रहा। अब यहाँ पर ये भी बात आपने जाननी है कि बुक मार्क की निशानी के जो नाम है उसमें स्पेस नहीं होता। देखो जैसे स्पेस हटाया हटाया, ऐड का बटन इनेबल हो गया। ठीक है, ऐड के बटन पर मैंने क्लिक किया, निशानी ऐड हो गई। अब कभी भी कोई भी किसी को भी मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ तो उसके साथ निशानी भी सेव होके जाती है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, लेट सपोज अगर उसे उर्दू का चैप्टर देखना है तो उसे 95 पेज स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस वाले सिंबल पर जाएगा, और यहाँ पर उसकी निशानी क्या है, एडेड है पहले से उर्दू चैप्टर की, सेलेक्ट करेगा और गो टू पर जाएगा। कहाँ जाएगा? गो टू यानी ले जाओ मुझे इस निशानी पर, देखो उर्दू पर ले आया सीधा। ठीक है, इस तरह से आप निशानियां, डिफरेंट निशानियां जो है वो ऐड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब देखो, इस निशानी पे जंप करने के लिए मुझे इस वाले टूल को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक टेक्स्ट हो, सबसे पहले पेज पर एक टेक्स्ट हो इंडेक्स की तरह, समथिंग लाइक इंडेक्स, उस पर क्लिक करें तो उर्दू चैप्टर पे ले जाए, मुझे बुक मार्क का जो डायलॉग बॉक्स है वो खोलना ना पड़े, बिल्कुल एक लिंक की तरह काम करे। ठीक है, उस टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँ तो उर्दू की निशानी पर ले जाए। किस पर ले जाए? उर्दू की निशानी पर। तो एक काम करते हैं, आप पेज ब्रेक लगाते हैं, यानी पहला पेज मैं कर देता हूँ अपना खाली, इंसर्ट करते हैं एक पेज ब्रेक, है ना। पहला पेज मैंने अपना खाली कर दिया, इसको इसको नाम दे दिया लेट्स सपोज इंडेक्स। ठीक है,
अब यहां पर आने के बाद आपने जाना है क्रॉस रेफरेंस में। कहां पर जाना है? क्रॉस रेफरेंस में। अब क्रॉस रेफरेंस क्या है? किसी एक टेक्स्ट, फिगर या किसी रिसोर्स के क्लिक पर कहीं और जंप करना, ये क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। बुकमार्क आपको जाकर खुद से जंप करना पड़ता है, यहां पर कोई रिसोर्स मौजूद होगी, उसके क्लिक पर कहीं और चले जाना, ये क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस रेफरेंस। ठीक है। अब यहां पर आप जैसी क्रॉस रेफरेंस, ओ सॉरी, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस को ओपन करोगे तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर्ड आइटम, किसी हेडिंग पर जंप करना है यानी किसी हेडिंग का क्रॉस रेफरेंस ऐड करना है, किसी बुकमार्क का, बुकमार्क देखो बुकमार्क में उर्दू चैप्टर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखो हेडिंग्स खोलूं तो जितनी मेरी हेडिंग्स है वो सारी आ रही हैं। ये प्रीसेट यूज करा है तो यहाँ हेडिंग्स आ रही हैं, वरना नहीं आती। ठीक है। तो इसी तरह मैं अगर लेट्स सपोज कोई फुटनोट ऐड करूंगा तो फुटनोट पर भी मैं रेफरेंस ऐड कर सकता हूँ, एंड नोट पर, इक्वेशन पर, फिगर 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 में ना बेसिकली शेप, यानी हर वो चीज जो टेक्स्ट के साथ रैप हो सकती है वो सब फिगर है। ठीक है, चाहे वो वीडियो ले लो, आप इमेज ले लो, आप शेप ले लो, वो पिक्चर ले लो, ये सारी फिगर्स होती हैं। तो अगर फिगर करें तो अभी कोई फिगर मेरे पास ऐड नहीं है, लेकिन फिगर ऐड आपको करनी पड़ती है, अब वो भी बताता हूँ। अभी करते हैं हम लोग बुकमार्क पे, करें हेडिंग पर? बुकमार्क पे कर लें, हेडिंग पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बुकमार्क पे कर लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही इंसर्ट पे दबाया पीछे आपके पास टेक्स्ट आ गया हेडिंग का। ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, क्या करूंगा? ठीक है, तो आपको देखो उर्दू के हेडिंग पर ले आया। किसी रिसोर्स के क्लिक करने पर किसी और रिसोर्स पर जंप करना, ये क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक बंदा है वो किसी और चीज का हवाला पेश कर रहा है आपको यहाँ पर, तो वो जो ऊपर उर्दू आपने ऐड किया है बुकमार्क, वो इस वाली हेडिंग का हवाला है वहां पर, कि उस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ जंप कर लूंगा और बुकमार्क ओपन करके आप जाते हो। ठीक है। अच्छा, फिगर भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, अगर वैसे तो सबने देखी होगी, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना, कि हमारे स्कूल के अंदर या कॉलेजेस में जो बुक्स हैं उनके अंदर काफी जगह पर बहुत सारी फिगर्स यूज होती थी, यानी इमेजेस यूज होती थी। ठीक है। अब हर इमेज के नीचे एक फिगर नंबर होता था। ठीक है, 1.0 इमेज है, 2.0 इमेज है, 3.0 इमेज है। बेसिकली इसलिए होता था कि लेट सपोज अगर वही सेम इमेज 3 पेजेस बाद भी आपको बतानी है किसी पैराग्राफ में, तो किसी पैराग्राफ में लिखा होता था फॉर रेफरेंस सी दिस फिगर ऑन पेज दिस। ठीक है, उससे ये होता था कि इमेज दोबारा उस पेज पर इंसर्ट करनी नहीं पड़ती थी, बोलता था कि भाई इस फिगर का नंबर जाके पीछे देख लो। तो इमेज उसने एक ही बार लगाई है पूरी बुक में, वो बस हर जगह वो उसका नंबर पास करता जा रहा है, जिससे उसका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, लाइट वेट, क्योंकि जितनी ज्यादा इमेजेस करोगे उतना डॉक्यूमेंट का साइज भी बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है जब इमेज ऐड करोगे तो इमेज स्पेस लेगी तो पेजेस भी बढ़ सकते हैं प्रिंटिंग में। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए फिर फिगर्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो क्रॉस रेफरेंस की एक अच्छी मिसाल है। करके देखें फिगर वाला काम, करके देखें, आओ चलो करके देखते हैं। अब लेट सपोज एक इमेज है, पहले एक इमेज तो एक दफा तो आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेट सपोज मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ इंग्लिश के चैप्टर में। ठीक है, इंसर्ट करता हूँ एक इमेज, दिस डिवाइस से ही ले लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये वाली इमेज आ गई। ठीक है। अब इसको स्क्वायर रैप कर देता हूँ ताकि मसला ना करे, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इंग्लिश के चैप्टर में मैंने इमेज लगा दी। अब इसको आपने एक फिगर नंबर असाइन करना है। क्या करना है? एक फिगर नंबर जिसके थ्रू ये पहचानी जाएगी पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है। अभी उस टैब पर हम नहीं आए, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इजी है, आपने रेफरेंसेस टैब में आना है। कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ग्रुप है कैप्शंस का, इधर से आपने इंसर्ट कैप्शन करना है। बेसिकली इंसर्ट कैप्शन से फिगर नंबर असाइन होगा। क्या असाइन होगा? फिगर नंबर। जैसे ही इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा फिगर का नाम क्या रखूं। अब यहाँ पर वो रख देते हैं 1.0.1, कुछ भी रख दो, अपना नाम रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर 1 के नाम से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ किया ओके। क्या किया? ओके, तो देखो इसके नीचे एक फिगर 1 के नाम से ऐड हो गया है। ठीक है। अब देखो नीचे आता हूं, अगर मुझे इसी का ही रेफरेंस उर्दू के पैराग्राफ में देना है, किस में देना है, तो मुझे जो है दोबारा से इमेज लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस में, किसमें? क्रॉस रेफरेंस में, और इमेज फिगर कहलाती है। क्या कहलाती है? फिगर। तो यहां से जाऊंगा फिगर में, किस में जाऊंगा? देखो फिगर 1 आ गई, आ गई फिगर 1 जो ऐड करी थी। ठीक है, और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखो, देखने को तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन इसके होवर पे क्या नजर आ रहा है? क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक। जैसे ही देखो इस टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा मुझे इमेज पर ले जाएगा। ये बहुत अच्छी मिसाल है क्रॉस रेफरेंस की, जो रियलिटी में यूज भी होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप वीडियोस पर, शेप्स पर, टेक्स्ट पर, हेडिंग्स पर, सब पर क्रॉस रेफरेंस अप्लाई
कर सकते हो, जिससे आप स्पेस भी बचा सकते हो और डॉक्यूमेंट का साइज भी हल्का कर सकते हो। डन है। अब मुझे इस वाली इमेज का रेफरेंस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी देना होगा, बस मैं क्रॉस रेफरेंस से जाके वहां ऐड कर दूंगा। इमेज ऐड करने की जरूरत नहीं, उसके क्लिक के ऊपर इमेज पर ही ले आएगा, देखनी होगी तो। बात समझ आती है? ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है क्रॉस रेफरेंस। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्यों डालते हैं भाई? कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए। ठीक है। अब एक लेट सपोज आपका बॉस है, वो आपको बैठकर चीज एक्सप्लेन थोड़ी करेगा। अगर आपने उसको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, वो कमेंट्स लिखकर आपको पास कर देगा, आप कमेंट से पढ़ लो भाई वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इतना टाइम थोड़ी है। अब लेट सपोज आपका बॉस जो है वो कोई कमेंट यहाँ पर डालना चाह रहा है आपके पास, इस पैराग्राफ पर, कि भाई तैयब जो है ना, इस पैराग्राफ की वोकेबलरी सही नहीं है, XYZ कोई भी मसला हो सकता है। तो इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके कमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। इस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू कमेंट भी आता है। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कमेंट ऐड कर सकते हो। न्यू कमेंट करोगे तो जो यूजर होगा, जो लॉगिन हुआ होगा, उसके नाम से कमेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर वो कमेंट लिख सकता है, बग इन दिस पैरा। है। तो सेलेक्ट करना है और जिस पर कमेंट लगाना है लगा देना है। तो आप अपने बॉस के कमेंट देख सकते हो जब वो कमेंट करके सेव करके आपको सेंड करेंगे। इस तरह आप बेशुमार जगह पर कमेंट्स लगा सकते हो। आप इस पर लगा दो कमेंट, इतने हिस्से पर, न्यू कमेंट पे क्लिक किया, फिर कमेंट लग गया। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स सपोज। तो ये देखो इस तरह से डिफरेंट। ठीक है। अब इस तरह से अगर आप कमेंट करते हो और बॉस को शेयर करते हो, तो बॉस जो है वो उस पर रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, और रिजॉल्व भी कर सकता है। रिजॉल्व मतलब जो बग था या प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, यानी कमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, रिप्लाई भी कर सकता है बॉस। मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ खैर आगे से, तो इंस्ट्रक्टर को रिप्लाई कर रहा है, ये तो सेंस नहीं बनाता, कोई और करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सेव हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास हेडर और फुटर। हेडर फुटर क्यों होता है? वो एलिमेंट्स जो हर पेज पर रिपीट होंगे बिना किसी हर्डल के, वो हेडर फुटर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नोटबुक्स में ऊपर डेट वगैरह होता है जो हर पेज पर रिपीट हो रही होती है, पेज नंबर होता है या चैप्टर का नाम होता है। ठीक है, तो हेडर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप अपनी मर्जी का हेडर भी डिजाइन कर सकते हो। अगर आप अपने पेज के मार्जिन पर टॉप पर डबल क्लिक करोगे तो हेडर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसका हेडर एंड फुटर का टैब भी ओपन हो जाता है, यहाँ से आप हेडर को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये वाला हेडर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ डेट आ जाएगी और यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेडर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फुटर्स हैं। डिलीट क्यों नहीं हो रहा? लो भाई। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, हेडर पर जाते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेडर्स वगैरह है, जैसे पेज नंबर है, तो देखो पेज नंबर आ गया 1, दूसरे पेज पर खुद ब खुद 2 हो जाएगा, तीसरे पेज पर खुद ब खुद फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेज नंबर आपने अप्लाई कर दिया। इसी तरह फुटर में भी, पेज के फुटर में यानी पेज के फुट में आप इंसर्ट कर सकते हो कोई फुटर। यहाँ से आकर इसमें मैं क्या पुट करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर टाइप हेयर वाला डाल देता हूँ। टाइप हेयर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लेट सपोज। तो मेरा नाम हर पेज पर क्या होगा, क्या होगा, रिपीट होगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट के हर पेज के फुटर पर रिपीट होगा खुद ब खुद, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है अजान? अजान को आ रही है नींद? ठीक है भाई। तो ये आपके पास फुटर के लाता है। इसके अलावा क्या रह गया भाई? इसके अलावा पेज नंबर है। पेज नंबर हेडर फुटर से भी ऐड हो जाते हैं और पेज नंबर आप खुद भी ऐड कर सकते हो। यानी पेज नंबरिंग अगर आप करना चाहो, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन पर, पेज मार्जिन यानी जो साइड पे स्पेसिंग है वहां पर अगर पेज नंबर ऐड करना चाहते हो, जो कि कोई सेंस नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम टॉप ऑफ द पेज पे कर देते हैं, बल्कि टॉप ऑफ द पेज तो किया, बॉटम ऑफ द पेज कर देते हैं ये वाली। ठीक है, तो अब तैयब के साथ ये भी आना चाहिए। अब उसने तैयब वाला वो रिमूव कर दिया, फुटर देख रहे हो, वो रिप्लेस कर दिया इसने। तो एक ही प्रीसेट हो सकता है एट अ टाइम। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। फिर आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट तो वैसे भी हम लिख रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की एक खास बात ये होती है, इसके प्रीसेट भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि थोड़े अच्छे भी लगते हैं देखने में, आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, तो टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली एक शेप होती है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है, और इसे आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। जो नॉर्मल टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसे कहीं पर भी आप मूव नहीं कर सकते। इसे सेलेक्ट किया, देखो कहीं मूव कर पा रहा हूँ मैं इसे? कहीं मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसे फ्रीली एक शेप की तरह मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी, और इसे टेक्स्ट के साथ रैप भी कर सकता हूँ। जैसे नोट्स के लिए अलग से कोई बॉक्स दिखाना है मुझे, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्ड आर्ट आ जाता है, जो कि होम टैब में भी था।
ठीक है, ये क्या आपके पास सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन यूज करिए। सिग्नेचर लाइन जो पेपर्स पे होती है सिग्नेचर देने के लिए। ठीक है, वही सिग्नेचर लाइन है ये। ऐड सिग्नेचर सर्विसेज पे जाएंगे। ओ सॉरी, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। देखो सबसे पहले मांग रहा है सजेस्टेड साइनर, यानी साइनर का नाम तो साइन करेगा सिग्नेचर लाइन पे। लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद साइनर का टाइटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइटल। ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, उसके बाद साइनर की ईमेल पूछ रहा है, जो कि ऑप्शनल होती है, नहीं भी दोगे तो खैर है, लेकिन चलो दे देते हैं। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है? साइनर की ईमेल। और साइनर के लिए इंस्ट्रक्शंस आप इस बॉक्स में लिख सकते हो कि साइन करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके करना है, तो इस तरह की आपके पास एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी, जो कि आप शेप से खुद भी बना सकते हो। ठीक है, बस में एक चीज मुझे बुरी लगती है, एक्स का साइन। ये एक्स का साइन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, जो कि आप रिमूव कर भी नहीं सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये सिग्नेचर लाइन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेट एंड टाइम है। अगर आप डेट एंड टाइम कहीं इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, वेरिएशंस के अंदर डेट एंड टाइम दिया हुआ है। किसी में मंथ पूरा लिखा है, किसी में सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, और टाइम के भी है, डेट टाइम साथ भी है, जैसे ये डेट टाइम साथ। ओके करता हूँ तो यहाँ पर डेट टाइम इंसर्ट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और करंट डेट टाइम इंसर्ट हुआ है जो सिस्टम का है। ठीक है, इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 51 को मैंने 50 कर दिया, अपनी मर्जी का डेट टाइम डाल दूँ। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स, आते हैं, इसको हटा दो। फिर इक्वेशंस आ जाती हैं, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं करी है। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस दिखानी है अपने डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस दी गई हैं। मोर इक्वेशंस फ्रॉम ऑफिस में आओगे तो यहाँ और इक्वेशंस दी गई हैं। मैथ्स किसको पसंद है यहाँ पे? है? इंटीग्रेशन पढ़ी है? डिफरेंशिएशन पढ़ी है? कैलकुलस पढ़ा है? तभी तो पसंद है बेटा। ठीक है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन कर सकते हो। इंक इक्वेशन यानी इक्वेशन आप लिख सकते हो, इस तरह का आपको इंक पैड खोल के दे देता है। यहाँ पर आप लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंसर्ट करोगे तो इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, अगर आपके काम आए तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इंसर्ट पे आते हैं तो यहाँ सिंबल टैब आ जाता है, जिसके अंदर आपको दुनिया जहाँ के सिंबल मिल जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेशल सिंबल, कोई लैटिन सिंबल, कोई ग्रीक सिंबल आपको चाहिए, तो यहाँ पर हर तरह का सिंबल मौजूद है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल है इधर ना फॉन्ट फैमिलीज के भी सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी सिंबल्स होते हैं। इधर पाई का सिंबल है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पाई का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब इतना ही है। ये चीज़ सबको समझ आ गई है? ठीक है, अच्छा कुछ एक चीज और चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का नाम से एक फील्ड होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि लेट्स सपोज आपको किसी एब्स्ट्रैक्ट का नाम लिखना है, किसी ऑथर का नाम देना है, कैटेगरी, तो ये एक्चुअल में एक फील्ड बना देता है। जैसे देखो मैं ऑथर पे क्लिक करूंगा, तो ऑथर नाम की देख रहे हो एक फील्ड बना दी इसने। इसमें मैं ऑथर का नाम लिख सकता हूँ। इससे होगा क्या, लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिख दूं, तो कोई भी इस पर अगर क्लिक करेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि ये नाम एक ऑथर का है। किसका है? तो एक प्रॉपर एक इसने एक फील्ड बना दी है। तो इस तरह बेशुमार फील्ड्स आपको इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में मिल जाती है। कमेंट्स हैं, कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है, मैनेजर का नाम, पब्लिश डेट, सब्जेक्ट, टाइटल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इंसर्ट टैब है आपके पास। किसी का इसमें कोई सवाल? आगे चले?